नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता लेखन और संपादन के सिद्धांत। इस इकाई के अंतर्गत हम बात कर चुके हैं अभी तक पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता के कार्यों के बारे में, और आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के प्रकारों के ऊपर। संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन 21वीं शताब्दी में यह एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है और अनेक विविधताएं लिए हुए है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिसमें पत्रकारिता की उपयोगिता सिद्ध ना की जा सके। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं, सब पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं। चाहे वह राजनीति हो, न्यायालय या कार्यालय, विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी, शिक्षा हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, खेल या अपराध, विकास हो या कृषि, गांव हो, महिलाएं हो, बाल या समाज हो, पर्यावरण हो, अंतरिक्ष हो, खोज हो, इन सभी क्षेत्र में पत्रकारिता की महत्वता सहज ही महसूस की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे ही इसकी पहुंच हर क्षेत्र में नहीं हो जाती। इस बहुआयामी पत्रकारिता में कितने प्रकार हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पत्रकारिता का प्रकार है वह है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता वह है जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, गड़बड़ियां आदि की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप है। खोज परक पत्रकारिता भारत में अभी भी अपने शैशव काल में है। इस तरह पत्रकारिता में ऐसे तथ्य जुटाकर सामने लाए जाते हैं जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन एक वर्ग यह मानता है कि खोज परक पत्रकारिता कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी समाचार खोजी और बिना लिखा ही नहीं जा सकता। लोकतंत्र में जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार चरम पर हो, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एक विकल्प रह जाती है। खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो माई लॉर्ड कांड, वाटरगेट कांड, 2G स्कैम और न जाने कितने घोटाले खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं। संचारकर्ता क्रांति, इंटरनेट, सूचना अधिकार जैसे प्रभावशाली अस्त्र अस्तित्व में आने के बाद तो घोटाला उजागर होने से जैसे एक नया दौर सा शुरू हो गया है। इसका नतीजा यह है कि पिछले दिनों अनेक ऐसे घोटाले पिछली सरकारों में हमने देखे जो खोजी पत्रकारिता का ही एक उत्तम उदाहरण है। समाज की भलाई के लिए खोजी पत्रकारिता अवश्य एक अंग है, लेकिन इसे भी अपनी मर्यादा के घेरे में रहना चाहिए। वॉचडॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। इस लिहाज से इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना चाहिए। इस परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता ही कहा जाता है। दूसरी ओर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। इसके तहत मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देती है। इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही
मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी यानी पैरवी करना, किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा मीडिया कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे वैकल्पिक सोच रखने वाले मीडिया होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी या पैरवी करना कहा जाता है। यह राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचार से जुड़े अनेक पत्र पत्रिकाएं इसका उत्तम उदाहरण है। पीतृ पत्रकारिता। पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झूठे अफवाहें, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधी आदों से संबंधित सनसनीखेज समाचारों को पीतृ पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचार की उपेक्षा, सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने, टीआरपी बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसमें किसी समाचार, खासकर ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, घोटाला आदि को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके द्वारा पत्रकार द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। पेज थी पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फैशन, फिल्म, बड़े बड़े व्यवसायियों के जीवन के बारे में बताया जाता है। खेल पत्रकारिता। खेल से जुड़ी पत्रकारिता को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। आज भारत में चाहे कोई से भी खेल हो, ओलंपिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो या कोई भी ऐसा आयोजन, उससे संबंधित हर एक खबर को, हर एक सूचना को जनता तक पहुंचाना खेल पत्रकारिता कही जाती है। महिला पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें आर्थिक मुद्दों पर बात की जाती है। यह पत्रकारिता व्यक्तियों, संस्थानों, राज्यों या देशों के बीच होने वाले आर्थिक या व्यापारिक संबंध के गुण दोषों की समीक्षा और विवेचन की जाती है। जिस प्रकार आमतौर पर पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण और दोषों को व्यापक आधार पर प्रसारित करना है, ठीक उसी तरह आर्थिक पत्रकारिता अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण कर समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का प्रचार प्रसार करती है। दूसरी बात यह भी है कि आर्थिक पत्रकारिता को आर्थिक व्यवस्था और उपभोक्ता के बीच सेतु की भूमिका निभानी पड़ती है। आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बहुत ही व्यापक बना दिया है। आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल पुथल का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करने लगी है। सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं, कच्चे तेल, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जैसे मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगता है। कहने का मतलब यह है, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के स्वयं नियामक और नियंत्रक हो, लेकिन विश्व के आर्थिक हलचलों से अछूते नहीं है। पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। इसलिए
उसकी गतिविधियों से देश की अर्थव्यवस्था निर्धारित होने लगी है। ऐसे में पत्रकारिता एक प्रमुख भूमिका निर्वाह कर रही है। उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का निरंतर विश्लेषण करने के साथ साथ उसके गुण दोषों के आधार पर एहतियाती उपायों की चर्चा करें। इसमें लेकिन विश्व का आर्थिक परिवेश को जानने समझने की एक बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा कर चोरी, काला धन, जाली नोटों की समस्या को उजागर करना भी एक चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों में काला धन सबसे बड़ी चुनौती है। काला धन भ्रष्टाचार से उपजता है, भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक बनती है। इसलिए आर्थिक पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि काला धन और आर्थिक अपराधों को उजागर करने वाली खबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करे। दूसरी ओर व्यापार के परंपरागत क्षेत्र के अलावा रिटेल, बीमा, संचार, विज्ञान एवं तकनीकी व्यापार जैसे आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को भी एक नया आयाम दिया है। ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में आज भी लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है। देश के बजट प्रावधानों का बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास पर खर्च होता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण भारत में चल रहे विकास कार्यक्रमों का सही सटीक आकलन कर सही तस्वीर पेश कर सके। रेडियो पत्रकारिता। रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम है जिसे हम केवल सुन सकते हैं। रेडियो के जनसंचार के अनेक माध्यमों के आने के बाद रेडियो के सामने जरूर एक बहुत बड़ी चुनौती हुई, लेकिन फिर भी रेडियो के प्रोग्राम, रेडियो के कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनको प्रस्तुत करने वाले आरजे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रेडियो में लचीलापन है क्योंकि इसे किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में सुना जा सकता है। रेडियो समाचार और सूचना तत्परता से प्रसारित करता है। मौसम संबंधी चेतावनी, प्राकृतिक आपदाओं के समय रेडियो का यह गुण शक्तिशाली बन जाता है। आज भारत के कोने कोने में देश की 99% जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो समाचार ने जहां दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है, वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है। जैसे युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसान, गृहिणियों, विद्यार्थियों के लिए अलग अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस तरह हर वर्ग जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम के रूप में रेडियो उभर कर सामने आता है। टेलीविजन पत्रकारिता। समाचार पत्र एवं पत्रकारिता के बाद श्रव्य माध्यम का विकास हुआ। इसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यम का विकास हुआ। दूर संचार क्रांति में सैटेलाइट इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज इसके बिना चलना मुश्किल सा हो गया है। इसके मुख्यतः 3 वर्गों में कार्यक्रमों को देखा जा सकता है: सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। सूचना में समाचार, सामायिक विषय और जनसंचार उद्घोषणाएं आती हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम,
नाटक, धारावाहिक, नृत्य, संगीत और मनोरंजन के विविध कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पाठ्य सामग्री पर आधारित और सामान्य ज्ञान पर आधारित दो वर्गों में शैक्षिक कार्यक्रमों को बांटा जा सकता है। आज उपग्रह सैटेलाइट के विकास के साथ ही समाचार चैनलों के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा भी चल पड़ी है। इनके चलते छोटी से छोटी घटनाओं का भी लाइव कवरेज होने लगा है। विकास पत्रकारिता। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन है। इस लोकतंत्र में तीन मुख्य स्तंभ हैं। इसमें संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था आती है। इन तीनों की निगरानी रखता है चौथा स्तंभ पत्रकारिता। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है लोगों के लिए शासन द्वारा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सही ढंग से काम किया जा रहा है या नहीं, इसका लेखा जोखा पेश करने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। इसका खासकर भारत जैसे विकासशील देश में और भी अहम भूमिका है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि एवं किसान, सिंचाई, परिवहन, भूखमरी, जनसंख्या बढ़ने, प्राकृतिक आपदाएं जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कोई योजना बनी तो उसका फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, उसे सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, उस बारे में पत्रकार विश्लेषण कर समाचार पेश करने में शासक की आंखें खोल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सरकारी योजनाओं से देश का विकास हो रहा है या नहीं, उसका आकलन करना ही विकास पत्रकारिता का कार्य है। विकास पत्रकारिता के जरिए ही इसमें यथासंभव सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। संसदीय पत्रकारिता। लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। संसदीय व्यवस्था के तहत संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। बहुमत हासिल करने वाला शासन करता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। इसके द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक बड़ी चीज है, एक ऐसी कड़ी है जो जनता एवं नेता के बीच काम करती है। जनता किसी का चुनाव इसलिए करते हैं कि वह लोगों की सुख सुविधाओं और जीवन स्तर को और देश को आगे ले जाने का कार्य करे। लेकिन चुनाव प्रतिनिधि या सरकार अगर अपने मार्ग पर नहीं चलते तो उसको चेताने का कार्य पत्रकारिता करती है। इनकी गतिविधि, इनके कार्य की निगरानी करने का कार्य पत्रकारिता द्वारा किया जाता है। फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीक के विकास के साथ ही समाचार पन्नों में अहम स्थान बना लिया। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं की जा सकती है वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियां का असर व्यापक और सीधा होता है। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं जिसमें सबूत की जरूरत होती है वैसे समाचार के साथ फोटो के साथ समाचार पेश करने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। फोटो पत्रकारिता भी समाज पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। विज्ञान पत्रकारिता। आज का युग
यदि विज्ञान का युग कहा जाए तो गलत ना होगा। वर्तमान में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। इसकी पहुंच हर एक जगह तक है। विज्ञान ने हमारे जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा रोजाना नई नई खोजें की जा रही हैं। इसमें कुछ तो जल कल्याणकारी है और तो कुछ विध्वंसकारी भी हैं। जैसे परमाणु बम की खोज को बदलाव ला तो दिया, लेकिन इसका विध्वंसकारी पक्ष भी है। इसे परमाणु बम बनाकर उपयोग करने से विध्वंस भी हो सकता है। इस तरह विज्ञान पत्रकारिता दोनों पक्षों का विश्लेषण कर उसे पेश करने का कार्य करती है। जहां विज्ञान के उपयोग से जीवन शैली में सुधार आ सकता है, तो उसका उपयोग गलत कर संसार को ध्वंस भी किया जा सकता है। विज्ञान पत्रकारों को विस्तृत तकनीकी और कभी कभी शब्दजाल को दिलचस्प रिपोर्ट में बदलकर समाचार पाठक दर्शक के समक्ष प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पत्रकारों को यह निश्चित करना होगा कि किस वैज्ञानिक घटनाक्रम में विस्तृत सूचना की योग्यता है। साथ ही वैज्ञानिक समुदाय के भीतर होने वाले विवादों को बिना पक्षपात के और तथ्यों के साथ पेश करना चाहिए। सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता। मनुष्य में कला, संस्कृति एवं साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। मनुष्य में छुपी प्रतिभा, कला, चाहे वे किसी भी रूप में हो, उसे देखने से मन को एक अद्भुत तृप्ति मिलती है। इसलिए मनुष्य हमेशा नई नई कला प्रतिभा की खोज में लगा रहता है। इस कला प्रतिभा को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है पत्रकारिता। कला प्रतिभाओं के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में लोगों को पहुंचाने का काम पत्रकारिता ही करती है। इस सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, स्थापत्य कला को खोज निकाला गया है और वह फिर से जीवित हो उठे हैं। दूसरी ओर भारत जैसे विशाल और बहुसंस्कृति वाले देश में सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण देश की एक अलग पहचान बन गई है। कुछ आंचलिक लोक नृत्य, लोक संगीत एक अचल से निकलकर देश दुनिया तक पहचान बना चुके हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रारंभ से ही नियमित रूप से सांस्कृतिक साहित्यिक कलम को जगह देती है। इस तरह चैनलों पर भी सांस्कृतिक साहित्यिक समाचारों का चलन बढ़ा है। आज हम सोशल मीडिया पर भी बड़े सारे ऐसे पोस्ट देखते हैं जहां सांस्कृतिक और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, और वो भी बहुत सभ्य तरीके के साथ। संस्कृति से जुड़े समाचारों व समाचार कार्यक्रमों से जुड़ना पसंद बहुत ज्यादा किया जाने लगा है। साहित्य व सांस्कृतिक पर उपभोक्तावादी संस्कृति व बाजार का प्रहार देखकर केंद्र व प्रदेश की सरकारें बहुत बड़ा बजट इन्हें संरक्षित करने व प्रसारित करने में खर्च कर रही है। साहित्य एवं संस्कृति के नाम पर चलने वाली बड़ी बड़ी साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप और गुटबाजी ने साहित्यिक संस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है। फिर भी ये कहना बड़ा दिलचस्प होगा कि सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता से भारत की एक ऐसी झलक दिखती है जिससे हर कोई हमारी ओर आकर्षित होता है। अपराध पत्रकारिता। राजनीतिक समाचार के बाद
अपराध समाचार ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अपराध को बहुत ज्यादा हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में कहीं भी कुछ अपराध हुआ है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आखिर इस सभ्य समाज के अंदर उस अपराध की क्या जरूरत है, तो वो सभी हम जानना चाहते हैं, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। आज बहुत सारे समाचार चैनलों पर अपराध से संबंधित अनेक खबरों को प्रसारित किया जाता है। बड़े सारे चैनलों पर इन अपराध से संबंधित कार्यक्रमों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार कार्यक्रम अनेक समाचार चैनलों पर देखने को मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी समाचार पत्र में लगभग 40% समाचार अपराध से जुड़े होते हैं। इसी से अपराध पत्रकारिता को बल मिलता है। दूसरी बात यह है कि आपराधिक घटनाओं का सीधा संबंध व्यक्ति, समाज, धर्म, संप्रदाय और देश से होता है। आपराधिक घटनाओं का प्रभाव व्यापक होता है। यही कारण है कि समाचार संगठन बड़े पाठक दर्शक वर्ग का ख्याल रखते हुए इस पर विशेष फोकस करते हैं। राजनीतिक पत्रकारिता। समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली और चैनलों पर सर्वाधिक देखे और सुने जाने वाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। आज जिस तरीके से संसद का सेशन चल रहा है और किस तरीके से विपक्ष सरकार से प्रश्न करना चाहता है और किस तरीके से सरकार विपक्ष के प्रश्नों का मुंह तोड़ जवाब देती है, ये राजनीतिक पत्रकारिता का ही एक अंग है। राजनीतिक समाचारों को आकर्षक प्रस्तुति लोकप्रियता हासिल करने का एक बहुत बड़ा साधन बन चुकी है। चुनाव के मौसम में तो राजनीतिक पत्रकारिता की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अनेक पत्रकार राजनीतिक पत्रकारिता करते हुए हमें दिख जाते हैं। सड़कों से लेकर गलियों तक, विधानसभाओं से लेकर संसद तक, हर एक जगह हमें राजनीतिक पत्रकारिता का ही माहौल देखने को मिलता है। ये हमारे देश के विकास के लिए भी जरूरी है। कहाँ किस नेता ने क्या काम किया, कहाँ उससे चूक हो गई, हर चीज का सवाल राजनीतिक पत्रकारिता के माध्यम से उसे देना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समाचार लेखन और संपादन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाचार लेखन एक कला है और हमारे देश के अंदर अधिकतर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार का अंत किया जाता है। समाचार में आप मुखड़ा, विस्तार और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्य रूप से 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ,
कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विस्तार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों का ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन में पहले बाकी 2 ककारों, समापन में बाकी के 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस प्रकार 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती है। परंपरागत पत्रकारिता के में मापदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मजा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ होते हैं, दुर्घटना और आपदाओं के समय वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को उनकी छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के ना होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इस तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं, इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह का विचार मंथन कर की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारण, प्रभाव और परिणाम का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक है जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हो। ये तत्व है नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। किसी भी घटना,
विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। कोई भी कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है। यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती है, लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। किसी घटना के प्रभाव से भी उसके समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। सरकार अपने नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तत्कालिक होता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस दृष्टि से समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए। जन रुचि किसी विचार घटना या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है। वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियां और प्राथमिकताएं भी तोड़ मड़ोड़ की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर नहीं है, गतिशील है। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। टकराव या संघर्ष किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर होता है। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं कि लोगों में सर्वाधिक रुचि हो। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराब या खूनी संघर्ष ही नहीं, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है,
तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचार ये महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है, विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रकाशित और प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। उपयोगी जानकारियां। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तत्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलें, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहां का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोग होता है, इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। अनोखापन। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो यह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है। यानी जो कुछ अस्वाभाविक है वह साधारण है, लेकिन जो स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों के अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को पैदा कर दिया है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने में मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। पाठक वर्ग। आमतौर पर हर समाचार संगठन में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्ग के पाठकों और से जुड़ी खबरों को नजर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल ही खबरों का चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता ना दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है।
संपादन। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वे समाचार संकलन और लेखन के दौरान इसका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार या उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है या किसी भी समाचार संगठन की सफलता और विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। समाचार संपादन करते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। समाचार किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता हो, मतलब समाचार ऐसा ना हो कि जिससे कोई कानूनी उल्लंघन हो रहा हो या कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत आ जाए या देश का माहौल बिगड़ जाए। इसलिए समाचार कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। समाचार नीति के अनुरूप हो। समाचार तथ्यों पर आधारित हो। जो हमने पीछे 6 ककारों की बात कही, वो उन 6 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के प्रयास करने चाहिए, ना कि खबर को बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ताकि हम अच्छी टीआरपी ले सकें। समाचारों को स्थान और उसके महत्व के अनुसार विस्तार देना चाहिए, यानी कि जो खबर पहले पन्ने पर आनी चाहिए उसे उसी के अनुरूप लिखना चाहिए। जो खबर समाचारों में मेन हेडलाइन बननी चाहिए उसको उसी हिसाब से लिखा जाना चाहिए और उसी हिसाब से उसको महत्व दिया जाना चाहिए। समाचार की भाषा प्रभावशाली है या नहीं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। भाषा प्रभावी और पुष्ट होनी चाहिए। समाचार में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए ताकि गलतियों को हटाया जा सके। समाचारों का स्वरूप सनसनीखेज ना हो। अनावश्यक और अस्पष्ट शब्दों को समाचारों से हटा देना चाहिए। ऐसे समाचारों को ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जिनमें न्यूज वैल्यू, समाचार मूल्य ना हो। उनका उद्देश्य मात्र प्रचार करना ही हो। समाचार की भाषा सरल सुबोध हो, क्योंकि रेडियो टेलीविजन देखने वाला हर एक तरीके का दर्शक और श्रोता हो सकता है। वह एक गरीब किसान से लेकर टैक्सी ड्राइवर, फैक्ट्री में कारखानों में काम करने वाला मजदूर भी हो सकता है। इसलिए समाचारों की भाषा यथासंभव सरल होनी चाहिए। समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ना हो। इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वाक्यों में आवश्यकता अनुसार विराम आदि संकेतों का समुचित प्रयोग हो ताकि हम अपनी बात को सहजता से कह सके और सुनने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला हमारी बात को सहजता से समझ सके। भाषा में एक रूपता होना चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी बातों का होना एक समाचार के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पत्रकारिता के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। आज हम देश और दुनिया के बारे में सब कुछ वह बात जानना चाहते हैं जिसका सरोकार हमसे है। पत्रकारिता का कार्य शिक्षा, सूचना, मनोरंजन करने के साथ साथ जनमत तैयार करना, एक एजेंडा निर्धारण करना होता है। पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। इस प्रकार पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि वे अपना कार्य ईमानदारी से करें
और हर एक उस पहलू को छुए जिससे देश का और समाज का भला हो सके। आज पत्रकारिता एक उद्योग के रूप में गिना जाता है और जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि वह अपनी टीआरपी बढ़ाए, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, जिसकी वजह से अनेकों बार ऐसा भी हुआ है कि हमें फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ भी देखने को समझने को मिलती है। इसके अलावा आज लोकतंत्र की रक्षा करने में, जनमन संग्रह करने में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विषय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।